ऐबक शासक बनता है तो उसके समक्ष क्या क्या कठिनाइयां रहती हैं, क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, जो मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसको हम देख लेते हैं। कठिनाइयां की पॉइंट में आप नोट कर लें, हमेशा के लिए हो जाएगा आपका। तो कठिनाइयों में सबसे पहले आप देख लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बनता है तो उसके समकक्ष और भी गुलाम इसको चुनौती देते रहते हैं, यानी प्रतिद्वंदियों की समस्या रहती है। प्रतिद्वंदियों की समस्या रहती है और प्रतिद्वंदियों में आप जानते हैं नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यालदौज ये प्रमुख रहते हैं। और यालदौज देखिए गजनी का शासक रहता है, ये सिंध मुल्तान का शासक रहता है। ये दोनों ही इसकी सत्ता हड़पने में लगे रहते हैं, जिसके कारण इसको संघर्ष करना पड़ता है और आगे वो इसकी समस्या की नीति क्रियान्वित करता है, जिसको हम देखेंगे आगे। लेकिन उससे पहले आप देखें कि सीमावर्ती प्रांतों की सुरक्षा, देखिए सीमावर्ती प्रांतों की सुरक्षा का कहने का मतलब ये कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, सिंध मुल्तान की ओर जो क्षेत्र था, तो अफगानिस्तान के आगे वाला क्षेत्र आप देखेंगे तो ख्वारिज्म का क्षेत्र पड़ता है। और ख्वारिज्म के क्षेत्र के जो शाह रहते हैं, राजा को शाह बोलते हैं वहां, तो वहां के जो शाह रहते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत को हथियाने की मंशा रखते हैं। और इसी कारण से कई बार कुतुबुद्दीन ऐबक को वो परास्त करने की कोशिश करेंगे, कई संघर्ष होंगे, लेकिन ख्वारिज्म के शाह को ये आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इस चुनौती को दमन करेगा, लेकिन ये आगे देखेंगे हम। फिर है बंगाल और बिहार। बंगाल बिहार में अराजकता का माहौल। क्यों ऐसा अराजकता का माहौल? वहां इसका सूबेदार नियुक्त रहता है इख्तियारुद्दीन खिलजी। लिख लीजिए आप, इख्तियारुद्दीन खिलजी। और इसके मरने के बाद वहां सत्ता में हेरफेर होता है, खिलजी सरदार वहां बगावत कर देते हैं, जिसके कारण वहां भी इसको वहां की जो स्थितियां रहती है उसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी इसके पास रहती है और ये करता भी है। तो उसको देखेंगे हम आगे कि किस प्रकार वो समाधान करेगा। चौथी बात आप देख लीजिए महत्वपूर्ण, राजपूत विद्रोह होते रहते हैं, समय समय पर आगे बढ़ते हैं राजपूत और इसको चुनौती देते रहते हैं, तो ये खतरा रहता है। और अन्य क्षेत्रों में भी लिख लेते हैं, अन्य क्षेत्र जिसमें आप अवध वगैरह का क्षेत्र देख लेंगे, अवध क्षेत्र, खजुराहो क्षेत्र, महोबा क्षेत्र, तो यहाँ पे भी हिंदू विद्रोह होते रहते हैं। तो देखिए होलसेल ये 5 पॉइंट हैं, जितना आपके लिए पर्याप्त है, बाकी इसी से आप 6 निकाल लेंगे। तो ये कठिनाइयां रहती हैं, इन कठिनाइयों का समाधान करना अब इसके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो देखिए कठिनाइयों का समाधान कैसे करता है। पहली बात तो ये देखिए, जो अपने आप में एक मेंस का बेहतरीन क्वेश्चन बनता है और बहुत ही कम समय में जब आप बेहतरीन किफायती चीजें देख सकते हैं तो आपको भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आखिरी टाइम में भी ये देख के जाएंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। और इतने कम समय में 1.5 में लगा के देखिए कठिनाइयां रहती हैं, कठिनाइयों का समाधान या आप कार्य बोल सकते हैं या उपलब्धि बोल सकते हैं। इस तरह का प्रश्न यदि बनता है तो देखिए आप यहां से निकाल लीजिएगा। हम प्रकृति नहीं समझ पाते हैं, प्रश्नों की इसीलिए भटकते रहते हैं। प्रतिद्वंदियों की समस्या थी तो प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए करता है, सबको वैवाहिक संबंध में बांध देता है। वैवाहिक संबंध में जो रहते हैं नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा की बहन से विवाह कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यहां इसको प्रभुत्व मिल जाता है। फिर देखिए यालदौज जी परेशान करते हैं, तो यालदौज की पुत्री से विवाह कर लेता है। और इनका दामाद बन जाता है। और आगे आप देखेंगे इल्तुतमिश प्रमुख गुलाम रहता है बदायूं क्षेत्र का, इससे अपनी द्वितीय पुत्री का विवाह कर देता है।
तो ये देखिए नासिरुद्दीन कुबाचा, याल्दौज और इल्तुतमिश, ये सभी से क्या करता है, ये बहन का विवाह करता है नासिरुद्दीन कुबाचा से ना, बहन का विवाह कर देता है नासिरुद्दीन कुबाचा से, याल्दौज की पुत्री से विवाह कर लेता है, इल्तुतमिश को अपनी पुत्री दे देता है। तो इस तरह से तीनों के जो इरादे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का क्षेत्र हड़पेंगे, इन्हें वो शांत कर देता है, जो कि एक बेहतरीन कूटनीति मानी जाती है। दूसरी चीज कि जो वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ख्वारिज़्म शाह विद्रोह कर रहे थे, ख्वारिज़्म शाह को परास्त करता है, ख्वारिज़्म शाह को आगे नहीं बढ़ने देता है। तो दूसरी चीज तो ये हो जाती है। तीसरी बात, राजपूतों के विद्रोह का फिर दमन करता है। ये महोबा खजुराहो वाले क्षेत्र में जब राजपूत फिर हमला करते हैं तो उस क्षेत्र में राजपूतों के विद्रोह का ये दमन कर देता है। कठिनाइयों में ये सब हम कठिनाइयों के समाधान में ये देख लेते हैं। हिंदू विद्रोह भी होते हैं जो आसपास के क्षेत्र में, उनको भी संभाल लेता है, उन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ये 4 पॉइंट हो गए और 5वें पॉइंट मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका मेंस का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। बाकी आप 6 पॉइंट तो आराम से बना ही लेंगे इससे। और 6वां पॉइंट आप देख लीजिए, सबसे बेहतरीन पॉइंट, बंगाल बिहार में, 5वां पॉइंट, बंगाल बिहार में इसका एक प्रतिनिधि रहा करता है जिसे आप सूबेदार बोलते हैं, इख्तियारुद्दीन खिलजी। इख्तियारुद्दीन खिलजी की अचानक मौत हो जाती है और वहां की सत्ता में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। बाद में इख्तियारुद्दीन खिलजी की जगह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र अली मर्दन खान शासक बनता है वहां का। लेकिन वहां के खिलजी सरदार जो रहते हैं, खिलजी सरदार इसे बहुत परेशान करते हैं, इसे बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद वहां की जो सत्ता है वहां पे खिलजी सरदार अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। यह बात पता चलती है किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को, तब जब अली मर्दन खान जो रहता है जैसे तैसे जान बचाकर दिल्ली पहुंचता है और अपना हाल बताता है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है इसकी जगह, कुतुबुद्दीन ऐबक एक काम करता है, अपने बेहतरीन सेनापति तैमाज रूमी को भेजता है सेना लेके। एक बेहतरीन सेना लेके जाते हैं, संघर्ष होता है लेकिन अंत में खिलजी सरदारों को दबना पड़ता है और अली मर्दन खां की फिर यहाँ पे सत्ता में वापसी हो जाती है। अली मर्दन खां बंगाल और बिहार का क्षेत्र फिर से संभाल लेता है। तो ये जान लीजिए, बंगाल और बिहार तो इस तरह की अराजकता का सामना कर लेता है। तो ये इसकी कठिनाइयों को जो समाधान है, कठिनाइयों का जो हल है वो बेहतरीन बुद्धिमत्ता के साथ निकालता है। ये आपका मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रहा है, एक एक चीजें नोट कर लेनी है, ये सब काम आएगा। चरित्र मूल्यांकन, ये प्रश्न बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन करना, कर लीजिए मूल्यांकन। तो देखिए, पहली बात तो उदारता, दानशील, ये उदार था, दानशील था, न्यायप्रिय शासक था, इस्लाम धर्म के नियमों का पालन करता था, और न्यायिक व्यवस्था इसकी निष्पक्ष थी। कूटनीतिक, राजनीतिक, दूरदर्शी, तीनों प्रकार की प्रतिभा से संपन्न था, जिसके कारण ये शासन का विस्तार करता है, सीमावर्ती क्षेत्रों को बचा के रखता है, समय समय पर जो समकालीन गुलाम रहते हैं उनके संघर्ष को दबाता है। तो कूटनीति, राजनीति, दूरदर्शी सब गुण पाए जाते हैं। उदारता तो आप जानते ही हैं, उदारता में, दानशीलता में, लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है, हाथियों का दान देने के कारण पील बख्श कहते हैं। इस्लाम धर्म के मानने के आप उसमें देख सकते हैं कि कुरान ख्वां इसको कहा जाता है। कुरान से इतना लगाव था कि कुरान को हूबहू इसने याद कर लिया था, ऐसा कहा जाता है। न्यायप्रिय शासक, निष्पक्ष शासक था। इसके बारे में आशीर्वाद, लाल,
श्रीवास्तव का आप प्रेफरेंस दे दीजिए, जो आपके उत्तर को डायनामिक बना देगा। उनका कहना था कि इसके अंदर महत्वपूर्ण गुण ये था कि इसने गजनी से संबंध विच्छेद कर लिया था, दास्ता से मुक्ति ले ली थी। तो गजनी से संबंध विच्छेद, ये इसकी महत्वपूर्ण खूबी निखर कर सामने आती है। और इसके समय में दो बेहतरीन विद्वान इसके दरबार में रहा करते थे, हसन निजामी और एक है फक्र ए मुदब्बिर, ये भी जान लीजिए। हसन निजामी वही है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है ताजुल नासिर, और इसी में ताजुल नासिर में ही लिखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं। आइए थोड़ा मिटा लेते हैं, ये सब निकाल लीजिए, पूरे क्वेश्चनों को क्लियर कीजिए, रोज रोज का झंझट छोड़िए, एक बार पढ़िए और हिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा कीजिए। ताजुल नासिर पुस्तक का नाम लिख लीजिए, 20 मार्क का क्वेश्चन है, वैसे दिखा रखा है मैंने। इसमें ये बताता है कि पृथ्वीराज थर्ड राय पिथौरा हार जाते हैं और इनके अधीनस्थ एक सूबेदार रहता है गोविंद तोमर, तो गोविंद तोमर भी हार जाता है। तो ताजुल नासिर में यानी तलाइन के द्वितीय युद्ध का वर्णन है। ये भी जान लेना है। तो ये था इसके चरित्र का मूल्यांकन, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लैंडपुल ने इसे मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कहा है, ये भी जान लीजिए। बाद में ये मर जाता है 1210 में पोलो खेलते वक्त। पोलो तो आप समझते हैं, घोड़े के ऊपर बैठ के जो गेम खेलते हैं पोलो, ये लाहौर में ही खत्म हो जाता है। लाहौर के एक साधारण कब्र में ही इसे दफना दिया जाता है। और जो मरते मरते इसने अपनी सत्ता हस्तांतरित की थी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज को, वहां के जो आमिर तुर्क रहते हैं, वो रुकनुद्दीन फिरोज को शासन में बैठा देते हैं, लेकिन बहुत दिन तक वो टिक नहीं पाता है। उसके बाद रजिया सुल्तान फिर आती है और वो बनती है दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका। और मिन्हास उल सिराज का वो कथन कि रजिया का पतन होना केवल रजिया के स्त्री होने का परिणाम है, उसको भी हम देखेंगे आगे। तो देखिए सेशन खत्म हो चुका है। आई होप इस सेशन से आपको बहुत कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा।